डिफरेंशिएशन में आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के बगैर डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है अपने आप में बिल्कुल अधूरा है। एक्चुअल में बहुत सारे डिफरेंशिएशंस में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अगर नॉर्मल मेथड से हम उन्हें सॉल्व करने जाएं तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाता है वो। लेकिन आज जिस मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसका यूज करके हम डिफरेंशिएशन के उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल की। डिफरेंशिएशन में चेन रूल, ये रूल एक छोटा सा रूल है। क्या कहता है ये रूल? इस रूल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं। उन बेसिक फॉर्मूलों में आप किसी भी एक फॉर्मूले को ले लीजिए, उस फॉर्मूले में आपको कहीं ना कहीं पर वेरिएबल नज़र जरूर आएगा। ये रूल ये कहता है कि अगर हमारे फंक्शन में जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, जो भी फलन हमें दिया हुआ है जिसका अवकलज हमें ज्ञात करना है, उस फलन में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई वेरिएबल जरूर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अगर हमारा फंक्शन है तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखते हैं। अब याद कीजिए, हम लोगों ने जो फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, उसमें d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमने d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है cos x। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स जो होता है ये cos x होता है। अब चेन रूल क्या होता है? चेन रूल ये कहता है कि आपके डिफरेंशिएशन का कोई भी फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं पर वेरिएबल होगा, और अगर उस वेरिएबल की जगह पर कुछ और टर्म्स आ जाएं तब हम इस चेन रूल का यूज करते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? फॉर्मूला हमने पढ़ा d बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब सोचिए, इस पूरे फॉर्मूले में वेरिएबल कहाँ है, चर राशि कहाँ पर है? वेरिएबल जो है वो हमारा ये x है। चेन रूल ये कहता है कि अगर हमारे फंक्शन में इस वेरिएबल की जगह पर x को छोड़कर कुछ और आ जाए, केवल वेरिएबल की जगह, तब हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने dx लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा रहता साइन t, तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करते तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? इसे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो t है। अगर वेरिएबल t है तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखते d अपॉन डी टी। d अपॉन डी टी जो है दरअसल ये बताता है कि हम अपने इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कल के डेट में अगर हमें साइन थीटा लिखा हुआ रहता तो साइन थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, साइन थीटा का जब हम अवकलन ज्ञात करेंगे, तब इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर लिखाएगा d अपॉन डी थीटा। कल के डेट में अगर हमें मान लीजिए साइन जेड लिखा हुआ है, तो साइन जेड में वेरिएबल जो है वो हमारा जेड है। वेरिएबल अगर हमारा जेड है तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी जेड लिखेंगे। क्या आप एक पैटर्न को समझ पा रहे हैं? अंतर कहाँ हो रहा है? अंतर जो है केवल वेरिएबल में हो रहा है। जो वेरिएबल पहले हमारा x हुआ करता था, उस x की जगह पर t है, या उसकी जगह पर थीटा है, या उसकी जगह पर z है। लेकिन क्या इसका जब आंसर हम लिखेंगे तो उस आंसर में भी कोई अंतर आएगा? आंसर में अंतर नहीं आएगा। अंतर सिर्फ उस वेरिएबल की जगह पर आएगा, जो वेरिएबल हमने यूज किया है वही वेरिएबल आएगा। हमारे क्वेश्चन में अगर t है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos t। अगर हमारे क्वेश्चन में थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा
कॉस थीटा, अगर हमारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में जेड है तो यहाँ पर होगा कॉस जेड। साइन टी का कॉस टी, साइन जेड का कॉस जेड। अब सोचिए कल के डेट में अगर किसी ने अचानक से आपसे राह चलते पूछ लिया कि साइन डब्लू का डिफरेंशिएशन, तो साइन डब्लू का डिफरेंशिएशन जो होगा कॉस डब्लू हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन टी का कॉस टी होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, साइन जेड का कॉस जेड होता है, ठीक वैसे ही साइन डब्लू का कॉस डब्लू होगा। क्या परिवर्तन हो रहा है? केवल हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, केवल चर राशि चेंज हो रहा है। लेकिन चेन रूल जो है तब अप्लाई होता है जब हमारे वेरिएबल की जगह पर कुछ और लिखा हो। कुछ और का मतलब ये अलग सा वेरिएबल नहीं होता है। अलग सा वेरिएबल में चेन रूल इस्तेमाल करने के लिए मान लीजिए अगर आपको लिखा हो d/dx साइन 3x+2। अब सोचिए आपने फॉर्मूला किसका देखा हुआ है? आपने फॉर्मूला साइन x का देखा है साइन x का कॉस x होता है। लेकिन आपको जो अब क्वेश्चन दिया गया इसमें साइन x, इस x की जगह पर क्या लिखा हुआ है? इस x की जगह पर 3x+2 पूरा लिखा हुआ है। यानी जो हमारे फॉर्मूले में x वाला प्लेस है, फॉर्मूले में जो हमारा x वाला जगह है, उस x वाली जगह पर हमको 3x+2 लिखा हुआ है। लिखा है। चेन रूल यहाँ पर वर्क करता है। चेन रूल ये कहता है कि आपने डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले देखे हैं उन फॉर्मूलों में जो आपका वेरिएबल है, अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मूले जो देखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले हमने x के रूप में देखे हैं, तो हम बात अपनी x पर ही करते हैं। हमने जितने भी फॉर्मूले लिए हैं उन सभी फॉर्मूलों में हमने वेरिएबल की जगह पर x लिया है। चेन रूल तब आता है जब उस फॉर्मूले के x की जगह पर कुछ और लिखा हो, केवल उस x की जगह पर। साइन x जैसे है फॉर्मूले में है तो हमारे पास आ जाए साइन 3x+2, या अगर हमारे पास जैसे आपने फॉर्मूला देखा होगा तो फॉर्मूले में आपने देखा होगा d/dx e⁻x। आपने फॉर्मूला देखा है d/dx e⁻x का, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा हो वो क्वेश्चन लिखा हो d/dx e⁻में साइन x। फॉर्मूला आपने किसका देखा है? फॉर्मूला आपने देखा है e⁻x का, और आपके पास क्वेश्चन जो है वो e⁻sin x है। सोचिए अंतर कहाँ आ रहा है? ये आपका फॉर्मूले में जो x है, इस x की जगह पर कुछ और लिखा हुआ है। x की जगह पर अगर कुछ और लिखा रहे तो चेन रूल वहाँ पर वर्क करता है। अब करते कैसे हैं इसको, आप इसको समझिएगा। आप हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिए, अपने जहन में रखिए। सोचिए d/dx के बाद क्या लिखा है? d/dx के बाद साइन लिखा हुआ है। आप जैसा मैं समझा रहा हूँ एक बार उसे समझने का प्रयास कीजिए। d/dx के बाद यहाँ पर साइन लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए d/dx के बाद साइन है। अलग कहाँ आ रहा है? अलग क्या हो रहा है? अलग हो रहा है x की जगह पर 3x+2 है। अभी अभी आपने एक चीज़ देखा, अगर हमारा क्वेश्चन साइन x का था तो आंसर में भी x आया है, अगर क्वेश्चन में t था तो यहाँ पर भी t आया, थीटा था तो थीटा आया। ठीक वैसे ही क्या मैं इसको ऐसे भी समझ लूँ कि साइन 3x+2 है तो इसका आंसर जो होगा वो पहला चीज़ cos 3x+2 होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये 3x+2 जो है और कुछ नहीं मेरा x ही है। 3x+2 जो लिखा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको x ही मान लूँ तो मैं इसको साइन x पढ़ूंगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। x मैंने किसको पढ़ा था? x मैंने पढ़ा था 3x+2 को, तो cos x में भी 3x+2 आएगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। d/dx के बाद जो है हमने डिफरेंशिएशन किया है साइन का। x किसकी जगह पर? x की जगह पर हमने क्या देखा? x की जगह पर हमने 3x+2 देखा,
तो इस 3x+2 का अलग से डिफ्रेंशिएशन करके इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है। ये होता है चेन रूल। चेन रूल ये कहता है आपके ओरिजिनल फॉर्मूले में x की जगह पर आपके क्वेश्चन में अगर कुछ और दिया है तो x की जगह पर आने वाले उस कुछ और का आप फिर से डिफ्रेंशिएशन करके उसमें मल्टीप्लाई कर दें, यही है चेन रूल। यानी यहाँ पर d/dx ब्रैकेट में 3x+2, 3x+2 ही इसलिए क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो साइन x था उस x की जगह पर 3x+2 लिखा हुआ है। अब उसका डिफ्रेंशिएशन करके हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये cos 3x+ का 2 वैसे का वैसे ही d/dx 3x+2 में सोचिए ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, ये d/dx दोनों के साथ लगेगा, यानी d/dx 3x प्लस d/dx 2, ये हमारा cos 3x+ का 2 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर सोचिए d/dx के बाद 3x है तो 3 जो है वो तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो बचेगा d/dxx, और तब तक यहाँ देखिए d/dx के बाद 2 है, 2 जो है अपने आप में एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ से cos 3x+ का 2 वैसे का वैसे ही, ये ब्रैकेट में हमारा 3 वैसे का वैसे ही, x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और 0 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ से 3 × 1 3 आएगा। अब इस 3 का आप इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 3x+2 जो है वो cos के एंगल की प्लेस में है, cos के बाद उसका जो एंगल है उसकी प्लेस पर अगर कोई चीज़ रहेगा तो उस एंगल वाले में हम ना तो किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ना किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 × 1 करने पर जो 3 आ रहा है, इस 3 को हम सामने लिखेंगे, तो फाइनल आंसर बनेगा 3 cos 3x+ का 2। चेन रूल ये होता है। अब ये जो चेन रूल हमने अभी यूज किया, एक्चुअल में चेन रूल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। चेन रूल का अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिटेल में उसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने जो है साइन 3x+2 को डिफ्रेंशिएट किया। एक्चुअल में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका होता y = साइन 3x+2। हमें बोला जाता कि भाई ये आपका एक फंक्शन है और इस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मुझे इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले सोचिए साइन 3x+2 फॉर्मूला अगर याद करने की कोशिश करते तो हमको याद आता कि हमने साइन x का फॉर्मूला देखा है। हमने फॉर्मूला किसका देखा है? साइन x का। साइन x का फॉर्मूला तो देखा है, लेकिन यहाँ साइन 3x+2 है, कुछ अटपटा सा दिखा। अटपटा अलग किसकी जगह पर दिखा? जो हमारा x हुआ करता था उस x की जगह पर हमें 3x+2 देखने को मिला। हमें फॉर्मूले में x की जगह पर अगर कुछ और देखने को मिले तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। अलग से उसे हम एक वेरिएबल लेट कर लेंगे, तब ये 3x+2 को हम क्या करते हैं, लेट माना x और y यहाँ पर आपका यूज हो चुका है तो x और y को आप नहीं मान सकते। t = 3x+2। आपने क्या किया, 3x+2 को t लेट कर लिया। 3x+2 को जैसे ही आपने t लेट किया तब ये क्या बन जाएगा, y = sin t बन जाएगा। अब सोचिए साइन के साथ एक वेरिएबल आ गया। हमने देखा था साइन के साथ x की जगह पर आ गया है t, एक सिंगल वेरिएबल है। अब अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आप यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, t के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं।
आप यहाँ पर y का अवकलन कर रहे हैं और t के सापेक्ष कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर लिखते dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी। अब d अपॉन डी टी साइन टी, देखिए हमने यहाँ पर बात किया था कि d अपॉन डी टी साइन टी जो होगा कॉस टी होगा, तो यहाँ से dy बाई डी टी इसकी वैल्यू हमें मिल जाती कॉस टी। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन में y और x है, x मेन वेरिएबल था जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना था। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर y और x यूज हुआ है तो हमको फाइनल आंसर dy बाई dx का चाहिए था, लेकिन हमने dy बाई dt निकाला। बीच में कहीं लेट किए थे क्या? हाँ किए थे। किसको लेट किए थे? तो हमने t को 3x प्लस 2 लेट किया था। चेन रूल लगाने के लिए हमें इस t वाले पार्ट का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। जिसको हमने लेट किया है उसे डिफ्रेंशिएट भी करना है। हमने लेट t इज इक्वल टू 3x प्लस 2 किया था, तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे t इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब आप केवल इसको ध्यान से देखिए, आप t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने y का डिफ्रेंशिएशन किया था और t के रिस्पेक्ट में किया था, y का अवकलन किया गया था और t के सापेक्ष किया गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम t का अवकलन करेंगे और x के सापेक्ष करेंगे। तो इसे हम लिखते हैं dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 3x प्लस का 2 आता। अब सोचिए d बाई डी एक्स 3x प्लस 2, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अभी अभी आपने देखा था कि d अपॉन डी एक्स 3x प्लस 2 को हमने डिफ्रेंशिएट किया, फाइनल आंसर हमारा 3 आया था। तो यहाँ पर dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है मेरी 3 निकल कर आएगी। अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएट करके मेरे को फाइनली 3 मिलेगा। ये तो बात हो गई dt अपॉन डी एक्स की। अगर आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। ओरिजिनल क्वेश्चन में आपका y है और x है। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में y और x है तो आपको फाइनल आंसर जो निकालना था वो dy बाई dx का निकालना था। फाइनल आंसर आपका किसका निकालना था? फाइनल आंसर निकालना था आपका dy बाई dx का। न्यूमरेटर में देखिए क्या है, dy है, तो आपने dy का dt के रिस्पेक्ट में निकाला है। ठीक, अब चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। क्या मल्टीप्लाई करिए? कुछ ऐसा चीज़ मल्टीप्लाई करिए कि dy बाई dt में किसी को मल्टीप्लाई करने से dy बाई dx बन जाए। dy बाई dx बनाने के लिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा dt बाई dx का। अगर सोचिए मैंने यहाँ पर dt बाई dx का मल्टीप्लाई किया तो ये dt और dt तो कट जाएगा, बचेगा क्या? तो बचेगा dy बाई dx, जो कि मुझे चाहिए था। तो अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँगा। वैल्यू को कैसे पुट करेंगे? dy बाई dt की वैल्यू क्या निकली थी आपकी? cos t निकली थी। dy बाई dt की वैल्यू आपकी cos t आई थी इंटू dt अपॉन डी एक्स, तो dt अपॉन डी एक्स हमारा 3 आया था। अब cos t का 3 के साथ मल्टीप्लाई है, गलती से 3 का मल्टीप्लिकेशन t के साथ मत कर दीजिएगा। t जो है यहाँ एंगल है, एंगल में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब ये t सामने लिखाएगा, तो ये बनेगा 3 cos t। अगर आपके क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में x आया है तो फाइनल आंसर में भी x आना चाहिए। फाइनल आंसर में आपका t दिख रहा है, तब देखिए आपने t किसको लेट किया था? t आपने माना था 3x प्लस 2 को, तो t की जगह वापस वही 3x प्लस 2 डाल दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 3 cos 3x प्लस का 2। 3x प्लस का 2 ये हमारा फाइनल आंसर बना। अब देखिए ये आंसर जो यहाँ पर लेकर आए हैं हम, ये और ये जो हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, ये दोनों सेम है। चेन रूल हमारा ये होता है, ये चेन रूल का डायरेक्ट एप्लीकेशन है और ये उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है फॉर्मूले के तौर पर।
ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। चलिए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू इस चेन रूल को समझते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर में साइन रूट एक्स। ये आपका फंक्शन है, ये आपका फलन है और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इज इक्वल टू के बाद आपको जो नज़र आ रहा है e की पावर साइन रूट एक्स, आप अगर फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करिए तो आपको याद आएगा कि आपने फॉर्मूला देखा है d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, और इसका डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है। आपको याद है कि आपने फॉर्मूला देखा है e की पावर x का, यानी e की पावर में आपको एक वेरिएबल देखना है। फॉर्मूले में आपको e की पावर में एक वेरिएबल दिखना चाहिए। यहाँ पर e की पावर में कुछ तो दिख रहा है, लेकिन ये जो कुछ दिख रहा है वो एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर साइन रूट एक्स है, जबकि हमको एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस साइन रूट एक्स को अगर हम t मान लें तो सोचिए ये e की पावर t बन जाएगा, और e की पावर t बनते ही ये हमारे उस फॉर्मूले के जैसा दिखेगा कि e की पावर में एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, यानी इसी साइन रूट एक्स को हमने t माना है। अगर साइन रूट एक्स को t मान लिया और उसकी जगह रख दिया, तब ये चीज़ आपको कैसे दिखेगी, ये चीज़ आपको दिखेगी y इज इक्वल टू ई की पावर t। y इज इक्वल टू ई की पावर t जैसे ही हमको दिखी, वैसे ही हमको ये फॉर्मूला याद आया कि हाँ अब ये हमारे फॉर्मूले के जैसा दिखने लगा है। फॉर्मूले के जैसा दिखने लगा है तो आप इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका आप अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तब यहाँ पर y का अवकलन होगा और t के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है अब t बन चुका है। तो लिखेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ई की पावर t। e की पावर t का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सोचिए e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर e की पावर t का क्या होगा, जबकि हम भी डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा, ये हमारा dy बाई डी टी जो आया, इसका आंसर आ गया e की पावर t। अब आइए कि आपने यहाँ पर कहीं किसी को लेट किया था क्या, तो हाँ लेट तो किए थे। किसको लेट किए थे, तो हमने t इज इक्वल टू साइन रूट एक्स को लेट किया था। अब फिर से समझिए, t इज इक्वल टू साइन रूट एक्स में आपने फॉर्मूला किसका देखा है, हमेशा इज इक्वल टू के बाद वाले को देखिएगा। इज इक्वल टू के बाद आपका साइन लिखा हुआ है, तो आपको याद आएगा कि आपने फॉर्मूला देखा है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। साइन के साथ उसका एंगल जो है x, यानी एक सिंगल वेरिएबल है। ये x जो है एक सिंगल वेरिएबल है, लेकिन आपके पास जो है वो तो रूट x है। ये आपका फॉर्मूला है और ये आपका क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन कहाँ अलग हुआ है, अलग हुआ है कि जहाँ पर जहाँ पर हमारे फॉर्मूले में x है, उस x की जगह पर यहाँ रूट x है। तो अब इस रूट x को हम लेट करेंगे। आप बोलेंगे कि एक बार तो लेट कर चुके थे। जरूरी नहीं है कि एक ही बार लेट किया जाए, हम डिफ्रेंशिएशन करते समय तब तक लेट करते रहेंगे जब तक कि ये हमारे उस फॉर्मूले के जैसा नहीं बदल जाता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से लेट करेंगे। एक ही क्वेश्चन में कितनी बार लेट कर सकते हैं, जितनी बार लेट करना है लेट करिए। जब तक वो फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे।
ऐसा करने के लिए चाहे 2 बार लेट करना पड़े, 3 बार लेट करना पड़े, 4 बार लेट करना पड़े, जितनी बार लेट करना है उतनी बार कर सकते हैं। लेट हमने देखिए x को हम यूज नहीं कर सकते, y को यूज नहीं कर सकते, t को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले प्रयोग हो चुकी हैं। अब एक नया वेरिएबल सोचते हैं, तो लेट v इज इक्वल टू रूट एक्स। हमने एक नया वेरिएबल मार्केट में सोच लिया v को रूट एक्स बना दिया, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा t इज इक्वल टू साइन v। अब आइए, अब ये आपको फॉर्मूले के जैसा दिखेगा। वहाँ पर फॉर्मूला अगर देखिएगा तो फॉर्मूला आपका साइन के साथ x है, यहाँ साइन के साथ v है, सेम दिख रहा है। तो सोचिए यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन होगा और किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके सापेक्ष होगा, v के सापेक्ष होगा। तो लिखा कैसे जाएगा, dt अपॉन dv लिखेंगे इज इक्वल टू d अपॉन dv साइन v, और साइन v का क्या होगा, साइन v का कॉस v आएगा। तो यहाँ से dt अपॉन dv की वैल्यू हमारी आ जाएगी कॉस v। क्या यहाँ पर डिफरेंशिएट करते समय आपने किसी को लेट किया, हाँ लेट किया था, किसे, v को लेट किया था रूट एक्स। तो जिसे आप लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर आपने t को लेट किया था, तो जैसे ही ये डिफरेंशिएशन खत्म हुआ आपने जिसको लेट किया था उसको लिखकर फिर से डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन पूरा हो गया, तो अब यहाँ पर जिसको आपने लेट किया है आप उसको फिर से लेकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू रूट एक्स। अब सोचिए यहाँ पर आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसका अवकलन कर रहे हैं और किसके सापेक्ष करने वाले हैं। आप v का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे dv अपॉन dx और इज इक्वल टू में d अपॉन dx रूट x। याद कीजिए, अगर आपने पुराने वीडियो जिसमें हमने फॉर्मूले का डिस्कशन किया था उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx इज इक्वल टू रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से एक और चीज़ को समझिए, ये जो प्रक्रिया है ये तब तक चलती रहती है जब तक कि नीचे में डिनोमिनेटर में dx नहीं आता। ये प्रक्रिया जो है आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि कहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ अब यहाँ पर चेन रूल खत्म हो रहा है, वहाँ पर ख़त्म होगा जहाँ पर डिनोमिनेटर में dx आ जाए। डिनोमिनेटर में dx यहाँ दिख गया, मतलब अब इसके बाद हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा, ये होगा कि ये होगा, क्या होगा आंसर। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखिए। ओरिजिनल क्वेश्चन में y और x था, इज इक्वल टू के पहले जो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इज इक्वल टू के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। पुराने सबसे फर्स्ट वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों ने मेरे डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है वो वापस से जाकर प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उनको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आए। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है और इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था y, इंडिपेंडेंट है x। अगर हमारे क्वेश्चन में y और x यूज हुआ है तो हमसे डिफरेंशिएट करने जब बोला गया तो इसका मतलब था कि हमसे सामने वाला dy/dx की वैल्यू मांग रहा था। यही बोला गया था ना कि इसको डिफरेंशिएट करिए। तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब कि y का डिफरेंशिएशन करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो उसको तो ऐसे लिखते हैं। यानी हमको आंसर dy/dx का चाहिए। अब dy/dx का आंसर चाहिए तो dy/dx हमको एक साथ तो नज़र नहीं आया, कहीं टुकड़े टुकड़े में है। इन टुकड़ों को आपस में कैसे जोड़ना है, सबसे पहले आप इस ऊपर वाले को देखिए। ऊपर वाले में आपको dy नज़र आएगा। आप सोचिए आपको dy ऊपर कहाँ नज़र आया है,
देखिए डी वाई बाई डी टी नजर आया, डी वाई तो है ना इसमें, तो यहाँ पर आप डी वाई बाई डी टी लिखेंगे। फिर आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में डी टी है, इस डी टी को कैंसिल करने के लिए, काटने के लिए मेरे को डी टी ऊपर चाहिए। देखिए डी टी का वैल्यू ऊपर में कहाँ पर है, डी टी का वैल्यू ऊपर में यहाँ है, डी टी अपॉन डी वी है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ डी टी अपॉन डी वी का। क्या नीचे में x आया? नीचे में x अभी भी नहीं आया, तो नीचे में क्या मिला आपको? नीचे में dv मिला। इस dv को काटने के लिए आपका dv ऊपर होना चाहिए, तो dv ऊपर में देखिए यहाँ पर है, तो इसको भी आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी dv अपॉन dx। जैसे ही नीचे में dx मिले समझिए कि अभी आखिरी है। अब इसके बाद किसी चीज़ को मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है, अब इन सब की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ये हमारा हिस्सा वैसे का वैसे ही, सबसे पहले डी वाई बाई डी टी पर आते हैं। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू जो थी ई की पावर टी है, इनटू डी टी अपॉन डी वी, तो डी टी अपॉन डी वी जो है वो है आपका कॉस वी, इनटू डी वी अपॉन डी एक्स ये है आपका 1/2√x। अब इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ये और ये सारे के सारे न्यूमरेटर में है, अंश में है, तो ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू कॉस वी अपॉन 2√x आएगा। फाइनल आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए इस आंसर में आपको t और v नजर आ रहे हैं। t और v क्या थे? t और v दो ऐसी चीजें थी जिन्हें हमने अपनी सुविधा के अनुसार माना था, हमने अपनी सुविधा के लिए उनको लेट किया था, तो उसके बदले में जो माना था उसकी वैल्यू पुट करना है। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही ई की पावर में टी, देखिए आपने टी किसको लेट किया था? तो टी आपने लेट किया था साइन रूट एक्स को, तो टी पावर में है तो यहाँ पर भी पावर में लिख देंगे साइन रूट एक्स इंटू कॉस, यहाँ पर आपको v नजर आया, v आपने किसको लेट किया था? v आपने लेट किया था रूट एक्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट एक्स और अपॉन में 2√x। ये और ये मल्टीप्लाई में है और नीचे में रूट एक्स है। इस रूट एक्स और इस रूट एक्स को काट कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित मत करिएगा, ध्यान रखिए ये रूट एक्स जो है कॉस के साथ उसके एंगल वाली जगह पर है, वो किसी के साथ ना तो जुड़ेगा, ना घटेगा, ना डिवाइड होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि ऊपर में भी रूट एक्स दिख रहा है नीचे भी रूट एक्स दिख रहा है, तुरंत काट कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर दिए। ये आपका है फाइनल आंसर।